बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 39 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 39 का नाम है कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑन डिसीजन मेकिंग। लेसन नंबर 39 में मॉड्यूल 157 से लेकर 158 शामिल है और लेसन बहुत इंटरेस्टेड है आप स्टूडेंट्स के लिए, या जो भी इस लेक्चर को वॉच कर रहा है ये लेसन बहुत इंटरेस्टेड है। क्योंकि ना कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को लेकर डिफरेंट डिसीजन मेकिंग से किस तरह से होती है आपको इस लेसन नंबर 39 में बताया गया है। और ये लेसन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अगर इस लेसन नंबर 39 को अच्छे से सुन लेंगे, जहन में बैठा लेंगे, तो आने वाली लाइफ में जितने भी आप डिसीजन लेंगे, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हों, उन डिसीशंस को लेते वक्त आप आसानी से जो है वो एक मुकम्मल एक स्ट्रेटजी के साथ आप डिसीजन ले सकेंगे। ओके, तो इस लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन साइकोलॉजी के स्टूडेंट से या उन हजरात से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप स्टूडेंट्स की सपोर्ट लाजमी है इस इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल के लिए। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन में मॉड्यूल 157 जो है वो कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के नाम से है। मतलब कि डिसीजन मेकिंग क्यों कम्प्लेक्स होती है आपको मॉड्यूल नंबर 157 में बताया गया है। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग का इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन जो है वो डिसीजन मेकिंग का कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को दिया गया है कि हर दिन की ज़िंदगी में ना हमें फ़ैसला करना पड़ता है, छोटे से लेकर बड़े तक। क्या खाना खाएं, किस कैरियर को अपनाएं, हर फैसला इंसान की ज़िंदगी में ना अहम होता है। कोग्निटिव साइकोलॉजी डिसीजन मेकिंग को समझाने के लिए ना मॉडल्स का यूज़ करती है। मिसाल के तौर पर एक्सपेक्टेशन, टाइम्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, जिसमें ना हम अपने अल्टरनेटिव्स को ना इनकी वैल्यूज़ और सक्सेस के चांसेस के बेसिस पर ना चूज़ करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में फ़ैसले आमतौर पर ना सिंपल मॉडल से ज़्यादा कम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, मतलब कि डिसीजन मेकिंग जो कम्प्लेक्स है इसकी क्या क्या खासियतें हैं वो आपको बताई गई हैं। तो बड़े फैसले हैं ना कुछ ख़ास फीचर से ना पहचाने जाते हैं जो इन्हें ना मुश्किल बना देते हैं। अब कौन कौन से फीचर्स हैं? नंबर 1 पे कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। मतलब ये कि पेचीदगियाँ, काफ़ी फैक्टर्स ना आपस में ना इंटर रिलेट करते हैं और किसी भी फैक्टर्स को ना अलग से नहीं देखा जा सकता। नंबर 2 पे है मल्टीपल गोल्स, मतलब ये कि अक्सर मुख्तलिफ मकासद होते हैं। तो डिसीजन मेकर्स को ना अक्सर ना कन्फ्लिक्टिंग या अनक्लियर गोल्स का सामना जो है वो करना होता है। डायनेमिक्स में ये होता है कि मतलब कि हालात की जो तब्दीली ये भी होती है। तो ये कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बड़ा करेक्टर है। क्यों? क्योंकि हम अक्सर जब डिसीजन ले रहे होते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, तो क्या होता है कि जो हमने डिसीजन लिया होता है वो वैसा नहीं होता। लेकिन क्या कि जो हम डिसीजन ले लेते हैं और एग्जैक्ट वैसा होता है, इसका मतलब ये कि हमने कम्प्लेक्स डिसीजन लिया था। ओके, तो डायनामिक्स मतलब कि हालात की तब्दीली और फैसला लेने का ना माहौल वक्त के साथ ना बदलता रहता है, जो डिसीजन मेकर की एक्शंस से इंडिपेंडेंट होता है। ओपाक्यूनस मतलब ये कि ओपेसिटी है, ठीक है। ओपाक्यूनस से मुराद ये कि अंधेरापन, या ओपेसिटी से मुराद ये कि ओपेसिटी से मुराद ये कि अंधेरापन, ठीक है ना। ओपाक्यूनस या ओपेसिटी एक ही चीज़ है, वर्ड, ठीक है ना। तो कई दफ़ा ना ज़रूरी फैक्टर्स छुपे होते हैं या इन्हें ना असेस करना मुश्किल होता है, और ये करेक्टरिस्टिक्स अनसर्टेनिटी को बढ़ाते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट का अंदाज़ा लगाना मुश्किल कर देते हैं।
कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन डिसीजन मेकिंग, मतलब अब कल्चर किस तरह से हमारे डिसीजन मेकिंग को मुतासर करता है। जैसे कि लड़कियां ऑलमोस्ट भी मुतासर होती है अपनी डिसीजन मेकिंग में, पेरेंट्स भी होते हैं, बेटे भी होते हैं, ठीक है। तो मर्द औरत हर एक कल्चर्स में जो है उनका डिसीजन मेकिंग जो है वो उल्टा हो जाता है। अच्छा, कल्चरल नॉर्म से काफ़ी हद तक ना फैसला लेने के तरीके को ना इन्फ्लुएंस करता है, और ये नॉर्म्स जो है वो इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी को ना कुछ हद तक ना लिमिट कर देते हैं। और लेकिन ये फैसले लेने के बर्डन को ना कम करते हैं, क्योंकि ना ये प्री डिफाइंड पाथ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि किस कैरियर को चूज़ करना, किस से शादी करना। कल्चरल वैल्यूज़ भी ना हर कल्चर्स में डिसीजन मेकिंग के तरीके को ना शेप करते हैं। जैसे कि लड़कियां दूसरी शादी, मतलब कि पहला हस्बैंड होता है, दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो ये कल्चरल ये जो है इन्फ्लुएंस है लड़कियों के लिए इन डिसीजन मेकिंग को लेकर। और मर्द भी इसी तरह वो 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन ये है कि पहली बीवी से इजाज़त लेने के बाद। और जैसे कि कुरान में भी है, लेकिन ये है कि कुरान ये कहता है कि पहली बीवी को अगर अच्छा समझो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि इंसाफ और अदल मर्द के लिए भी मुश्किल हो सकता है किसी न किसी सिचुएशंस में आकर। केस स्टडी की एग्जांपल दी गया, तो मान लो आप अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से रिप्रेजेंटेटिव से ना खुश नहीं है। इस फैसले को लेने में ना कई फैक्टर्स है, जैसे कि दूसरे स्टूडेंट्स, फैक्चुअल फैसिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन इंटर रिलेट करते हैं, जो सिचुएशंस को चेंज करना मुश्किल बना देते हैं। आपके गोल्स जैसे कि पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना या रिप्रेजेंटेटिव रोल के लिए कॉन्टेस्ट करना शायद क्लियर नहीं होता। और ये ना एक कम्प्लेक्स नेशनल सिचुएशंस की तरह है, जैसे कि पॉलिटिकल या इकोनॉमिक क्राइसिस, जहाँ लोग ना बेहाल महसूस करते हैं, और सॉल्यूशंस भी जो है वो एक किस्म का अंधेरा वाला लगता है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इस अंधेरापन महसूस होता है। की कंपोनेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, मतलब ये कि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीडीडी एब्रीवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीडी से मुराद ये कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है। तो कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में कई कोग्निटिव और बिहेवियरल प्रोसेस शामिल होते हैं। नंबर 1 पे ये कि गोल्स को क्लैरिफाई करना और प्योरिटी से सेट करना शामिल होता है। नंबर 2 पे इंफॉर्मेशन से इकट्ठा करना और वेरिएबल्स को समझना होता है। नंबर 3 पे के ट्रेंड्स को मॉनिटर करना और स्ट्रेटजीज से डेवलप करना होता है। और नंबर 4 पे के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स करना, एवोल्यूशंस करना होता है। और नंबर 5 में है कि प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना और स्ट्रेटजीज को रिवर्स करना जब ज़रूरत हो। और जैसे कि ये जो है ना, इसमें जो एक बताया गया है पॉइंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट को एवोल्यूएट या एवोल्यूशंस करना। अच्छा, ये जो है ना मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक इंसान अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आखिरत बिगाड़ दे, तो ये तो शॉर्ट टर्म क्या है हुआ कि दुनिया का बेनिफिट तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होगा इफेक्ट, कि आखिरत उसकी बर्बाद हो जाएगी। तो लिहाजा कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग लेते हैं ना, इन कंपोनेंट्स में ये जो कंपोनेंट्स है ना, इसको शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट का एवोल्यूशन करना, ये बहुत कंसिडर करना चाहिए मुस्लिम्स को स्पेशली। लेकिन ना लेकिन हमेशा ना सीडीडी, मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को हैंडल करने के लिए ना वेल इक्विप्ड नहीं होता, क्योंकि ना कॉग्निटिव लिमिटेशंस है, जैसे कि मेथोडिज्म्स, लैक ऑफ एक्सप्लोरेशंस और सेंट्रल रिडक्शंस की वजह से ना गलत फैसले हो जाते हैं। ओके, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीडीडी की बात की जाए तो नंबर 1 पे है कि प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब कि माहौल की पहचान और अंदाज़ा जो है वो शामिल है। तो स्टेबल माहौल वाले कल्चर्स रूटीन सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं, जबकि ना डायनामिक माहौल वाले एड होकर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि डायनामिक वाला माहौल कौन सा हो गया, डायनामिक वाला माहौल हो गया यूएसए हो गया, या फिर यूरोप हो गया। वो क्या कहते हैं, आज पैसा कमाए, आज खर्च कर लिया जाए, ठीक है ना, आज की ज़िंदगी जीनी है, कल पता नहीं हो या ना हो। तो उनमें ये है। ओके, एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंसेस की बात की जाए, मतलब वो कहते हैं कि ये जो करंट लाइफ है ना, ये ही बस लाइफ है, उसके बाद कोई इंसान को मरने के बाद नहीं उठेगा। तो ये चीज़ है। एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो
मतलब कि एक्सपोजर्स और तजुर्बा जो है वो भी है। तो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स फैसला लेने की आज़ादी को ना प्रमोट करते हैं, जबकि कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स ग्रुप नॉर्म्स फॉलो करना इंकरेज करते हैं। इसके बावजूद ना आजकल के पाकिस्तानी यूथ इकोनॉमिक कंपटीशंस के ना चलते इंडिपेंडेंट इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं। ओके, आप ये देख लें कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स क्यों आते हैं, क्यों फैसला लेने को प्रमोट करते हैं। जैसे कि यूएसए में क्या होता है कि बेटा अगर फैसला कर रहा है कि मैंने इंजीनियर बनना है, तो माँ बाप नहीं कन्फ्लिक्ट करते उस फैसले को जो बेटा ले रहा है। वो कहते हैं अच्छा आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है, वकील बनना, बनो। तो लेकिन क्या होता है कि पाकिस्तान में अगर किसी एक बेटे ने वो अपने पेरेंट्स से कह दे कि मैंने वकील बनना है, नहीं वकील तो आराम कमाते ने, वकील तो ऐ करते ने, वकील तो ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, वकील कुछ नहीं कमाते, कोई कैरियर नहीं हैगा, वो तो बस फट्टा ला के बाहर बैठे होंगे ने वकील वगैरह। तू वकील बनना, चुप करके भैया मैं इंजीनियरिंग की डिग्री कर तो बाहर निकल, ठीक है। तो इस तरह से ना ये पाकिस्तान में जो है वो इस तरह का माहौल है। मतलब कि पाकिस्तानी माहौल में जो ज़ाहिर सी बात है कि कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स है, तो ये बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं डिसीजंस लेना एक स्टूडेंट्स के लिए, और एक रियल लाइफ में किसी भी फैसले को लेते हैं, क्योंकि फैमिली और रिश्तेदारी इन्वॉल्व हो जाती है। पावर डिस्टेंस एंड सोशल हिरार्कीज की बात की जाए तो पावर डिस्टेंस और समाजी हिरार्की शामिल होती है। तो हाई पावर डिस्टेंस कल्चर्स में ना डिसीजन मेकर्स रिस्क लेने से ना बचने की कोशिश करते हैं और सोशल इम्प्लीकेशंस पर ना ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि लो पावर डिस्टेंस कल्चर्स में ना असर्टिव डिसीजन मेकिंग को ना प्रमोट किया जाता है। ओके, कंक्लूजन की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एक यूनिवर्सल चैलेंज है, लेकिन ये ना डीपली कल्चरल कल्चरल फैक्टर से ना इन्फ्लुएंस होती है। इन इन्फ्लुएंसेस को ना समझना ज़रूरी है, ताकि ना हम अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ना इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सके। ओके, मॉड्यूल 158 डिसीजन मेकिंग इन इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स के हवाले से है, तो बहुत ही इंटरेस्टेड है ये मॉड्यूल। तो इन द स्टार्टेड आपको ओवरव्यू दिया गया इस मॉड्यूल के अंदर। तो कल्चरल वैल्यूज से काफ़ी हद तक ना इंसान के फैसले लेने के तरीके को ना इन्फ्लुएंस करती है, और इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स के दरमियान ना काफ़ी फ़र्क होता है। इस मॉड्यूल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कल्चरल फ्रेमवर्क्स कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और बिहेवियर्स को ना शेप करते हैं, और इसमें ना दोनों नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स को ना डिस्कस किया जाएगा। हम एम्पिरिकल रिसर्च के ज़रिए ना डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज को ना कल्चर्स के अक्रॉस एक्सप्लोर करेंगे, जब ताकि ना ये समझ सकें कि अलग अलग बैकग्राउंड के ना लोग कम्प्लेक्स डिसीजन कैसे लेते हैं। और जैसे कि आपको ये पिक्चर्स दी गई है, अगर फिगर 1 की बात की जाए तो सिंपल डिसीजन टास्क का एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपको जाहिर हो रहा है, और जो फिगर 2 है वो कम्प्लेक्स लाइफ से डिसीजन प्रॉब्लम्स का एब्स्ट्रैक्ट जो है वो स्केमा आपको दिया गया है। अगर नॉर्मेटिव वर्सेस डिस्क्रिप्टिव मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो नॉर्मेटिव मॉडल्स की बात की जाए तो ये मॉडल्स ये सुजेस्ट करता है कि इंसान अपने डिसीशंस को इस तरह से लेता है, मतलब कि इंसान अपने डिसीशंस को ना किस तरह से लेता है, इस हवाले से बताया गया है। आसान वर्डिंग में नॉर्मेटिव मॉडल्स ये बताता है, ये सुजेस्ट करता है कि इंसान अपने ना डिसीजन को इस तरह से लेता है कि वो ना एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को ना मैक्सिमाइज कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट से जब ये फैसला करता है कि किस चीज़ को स्टडी करना है, तो वो हर ऑप्शंस के लिए ना सक्सेस मतलब कामयाबी की प्रोबेबिलिटी और पर्सनल वैल्यूज़ को वेग करता है, मतलब कि शामिल करता है। और आपको एक एग्जांपल दी गई है फार्मूला, मतलब कि किस तरह से एक स्टूडेंट जो है ना वो मेजर करता है कि डिसीजन लेने के हवाले से कि क्या मैं पहले पढूं या क्या बाद में पढूं। तो फार्मूला आपको एग्जांपल के तो सूरत में दिया गया है। तो मिसाल के तौर पर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई यूटिलिटी ऑफ दी आउटकम्स। अच्छा, ये जो इक्वेशंस है एग्जांपल के तौर पर फार्मूले की सूरत में दी गई है, ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अच्छा, लेकिन ना रियल लाइफ डिसीजन काफ़ी ना कम्प्लेक्स होते हैं, जहाँ कई सक्सेस क्राइटेरिया होते हैं और लॉन्ग टर्म कंसीक्वेंस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इसलिए ऑप्शंस को परसीव वैल्यू देना मुश्किल होता है। डिस्क्रिप्टिव मॉडल की बात की जाए तो डिस्क्रिप्टिव मॉडल से ये बताता है कि फ़ैसले असल में ना कैसे किए जाते हैं।
ठीक है। नॉर्मेटिव मॉडल्स में क्या हमने देखा था कि इस तरह से लिए जाते हैं, मतलब कि इंसान अपने डिसीजन को ना किस तरह से लेता है, और डिस्क्रिप्टिव मॉडल में ये होता है कि कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे फैसले किए जाते हैं। और ये मॉडल ये एम्फेसाइज करता है कि डिसीजन मेकिंग काफ़ी दफ़ा एक ऐसे प्रोसेस है जो दूसरे कोग्निटिव एक्टिविटीज़ में एम्बेडेड होती हैं। लोग ना इंफॉर्मेशन से इकट्ठा करते हैं, अल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट करते हैं और चॉइसेस टाइम के साथ ना करते हैं, और ना कि स्ट्रिक्ट इरेशनल कैलकुलेशंस फॉलो करते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअलिज्म से वर्सेस कलेक्टिविज्म्स की बात की जाए तो इंडिविजुअलिज्म्स में आपको बताया गया कि यहाँ ना मेनली वेस्टर्न कल्चर्स जैसे कि यूएसए और जर्मनी में ना पाया जाता है ये जो इंडिविजुअलिस्टिक को लेकर, इंडिविजुअलिज्म्स को लेकर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। इंडिविजुअलिज्म से पर्सनल इंडिपेंडेंस और सेल्फ रेजिलियंस पर ना ज़्यादा फोकस करते हैं। फैसले आमतौर पर ना पर्सनल गोल्स और टास्क एफिशिएंसी के अराउंड होता है, और सोशल इन्फ्लुएंसेस पर कम ध्यान दिया जाता है। कलेक्टिविज्म्स की बात की जाए तो ये कल्चर्स जैसे कि इंडिया और वेनेजुएला में ज़्यादा देखा जाता है। कलेक्टिविज्म से सोशल रोल्स और रिलेशंस को एम्फेसाइज करता है। फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो ग्रुप हार्मोनी और सोशल ऑब्लिगेशंस को ना फोकस करते हैं, और अक्सर फैमिली और कम्युनिटी के इनपुट को भी इन्वॉल्व किया जाता है। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो नंबर 1 पे है परसेप्शंस ऑफ दी प्रॉब्लम्स, मतलब ये कि मसलों को समझना। और नंबर 2 पे है जनरेशंस ऑफ अल्टरनेटिव्स, मतलब ये कि अल्टरनेटिव्स का बनाना। और नंबर 3 पे है सिलेक्शंस ऑफ वन अल्टरनेटिव, मतलब ये कि एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। अच्छा, ये जो है ना कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये तीन तरह से जो है ना वो डिसीजन मेकिंग हमारी मुतासर होती है, कि एक तो परसेप्शंस ऑफ द प्रॉब्लम, और जनरेशंस ऑफ द अल्टरनेटिव्स, और सिलेक्शंस ऑफ वन अल्टरनेटिव। ओके, आगे एम्पिरिकल रिसर्च ऑन डिसीजन मेकिंग दी गई है। अच्छा, ये जो ऊपर फिगर दिया गया ना इसको मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें बस आपको यही समझाया गया कि किस तरह से एक कल्चर्स इंडिविजुअलिस्टिक कलेक्टिविज्म्स में अगर देखा जाए तो कल्चर क्या क्या देखता है, मतलब कि प्रॉब्लम्स परसेप्शंस होती है इंडिविजुअलिज्म से कलेक्टिविज्म से कल्चर्स में, मतलब कि किस टाइप की हो सकती है। ये डिफरेंट फिनोमेना जो है ना वो आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। अब मैं आता हूँ एम्पिरिकल रिसर्च और डिसीजन मेकिंग की तरफ। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट्स ओबुची फ्रोक्शिमा एंड तेदिस सेचाई ने ना 1991 में ना ये रिसर्च दी थी। तो नंबर 1 पे इसमें पॉइंट दिया गया कि इस रिसर्च में ना अमेरिकन इंडिविजुअलिस्टिक और जापानीज कलेक्टिविस्ट स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के ना डिसीजन मेकिंग को कंपेयर किया गया था। नंबर 2 पे के पता चला कि कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में ना ज़्यादा इंडायरेक्ट स्ट्रेटजीज यूज़ होती है, जैसे कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, जबकि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में ना लोग असर्टिव और डायरेक्ट होते हैं। आगे एमबीए स्टूडेंट्स स्टडी दी गई है, मतलब कि एमबीए स्टडी स्टूडेंट स्टडी जो है वो श्रेन हैंडर एंड हेलकोर्ड ने 2000 में ये रिसर्च की थी। तो इनकी रिसर्च में सबसे पहले जर्मन जो कि इंडिविजुअलिस्टिक और इंडियन जो है वो कलेक्टिविस्टिक स्टूडेंट्स ने ना एक सिमुलेटेड बिजनेस रन की थी। ओके, आगे नंबर 2 पे है कि जर्मन स्टूडेंट्स ने रिस्क टेकिंग और एक्सपेंसिव अप्रोच ली, जबकि इंडियन स्टूडेंट्स ने कॉशंस और इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी अडोप्ट की थी, जो हर कल्चर्स के मार्केट स्टेबिलिटी को ना रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, ये जो है ना डिफरेंस स्टूडेंट्स को लेकर ना डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है, ये आपको ना ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और एमबीए स्टूडेंट स्टडी के हवाले से जो है वो दी गई है। डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज की बात की जाए तो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में क्या होता है, नंबर 1 पे मतलब कि किस तरह से अब डिसीजन मेकिंग होती है डिफरेंट कल्चर्स में। अगर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स की बात की जाए किस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो की जाएगी, नंबर 1 पे कि टास्क एफिशिएंसी और क्विक सॉल्यूशंस पर ना ज़्यादा फोकस होता है। नंबर 2 पे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट अपनी पर्सनल इंटरेस्ट और कैरियर प्रोस्पेक्ट के बेस पर ना स्टडी कोर्स चूज करता है, और ये इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में इस तरह होता है। कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स की बात की जाए तो सोशल कंसिक्वेंस और
ग्रुप हार्मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नंबर 2 पे कि फैसले फैमिली और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। और मिसाल के तौर पर एजुकेशनल या कैरियर चॉइसेस में फैमिली मेम्बर्स का ना इनपुट लिया जाता है, इनपुट मतलब कि लिया जाता है कि माँ प्यो ने कहा था बस तू इंजीनियर नहीं बनना, बस तू डॉक्टर बनना है, तो ये इस तरह होता है बच्चे का एक कैरियर लाइफ बहुत मुतासर होता है। कंक्लूजन की बात की जाए, कैरियर लाइफ भी और स्टडी लाइफ भी बहुत मुतासर होती है, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ भी जो है ना फैमिली डिसीजंस की वजह से जो है काफ़ी मुतासर होती है। कंक्लूजन की बात की जाए तो फैसला लेने का प्रोसेस ना कल्चर्स के अक्रॉस से काफ़ी फ़र्क होता है। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स इंडिपेंडेंस और पर्सनल गोल्स पर फोकस करते हैं, जबकि कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स सोशल हार्मनी और ग्रुप अप्रूवल को ना ज़्यादा प्योरिटाइज करते हैं। और इन कल्चरल फ्रेमवर्क्स को ना समझना ज़रूरी है, ताकि ना हम डिसीजन मेकिंग बिहेवियर्स को ना अच्छी तरह से प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन कर सकें जो डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होती है। अगर आगे आगे चलकर ना हम रिसर्च इज़ डायनामिक को ना एक्सप्लोर करेंगे, ताकि ना क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस किया जा सके। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 39। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। और डिसीजन लेते मतलब कि कमेंट्स में आप ये छोटा सा डिसीजन लेते हैं कि ये लेसन कैसा लगा, ये आप सिंसियर होके दीजिएगा, ठीक है ना, या सिंसियर होके डिसीजन दीजिएगा, क्योंकि आपके इज़हार ख्याल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 39 का अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चाहे इसमें डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन ये है कि आपसे पूछी जा सकती है वहाँ पर आके। और डिसीजन मेकिंग में जो है वो मॉडल किसको रखा जाता है, सबसे पहले किस टाइप के मॉडल को रखा जाता है, तो कोग्निटिव साइकोलॉजी जो है ना इसको रखा जाता है डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में, तो ये टोटल जो थे वो 4 पॉइंट थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपेक्यूनेस से मुराद है कि अंधेरापन, ठीक है। और मल्टीपल गोल्स मतलब कि इससे ज़्यादा गोल, और कम्प्लेक्सिटी से मुराद ये कि पेचीदगियाँ, और डायनामिक से मुराद ये कि चेंज होना, ठीक है, माहौल के मुताबिक चेंज होना। और यहाँ पे केस स्टडी दी गई थी, तो उसको आप जस्ट कैजुअल पढ़ लेना स्टूडेंट्स। उसके बाद कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग की बात की जाए, तो उसमें आपको इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम और कलेक्टिविस्टिक फ्रीडम्स के हवाले से भी बताया गया था। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको बस आप अच्छे से ना मेमोराइज कर लेना स्टूडेंट्स। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ CDD मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात की जाए, तो इसमें जो है वो ये जो हाईलाइट की रेड कलर के पॉइंट हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, मेमोराइज कर लेना। और बीच में जो ये डिटेल दी गई है इन पॉइंट्स की, तो इनको आप एक दो दफ़ा पढ़ के बस हल्का फुल्का ना याद रख लेना। और मॉड्यूल 158 डिसीजन मेकिंग इन इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स के हवाले से है। तो इसमें ना ज़ाहिर सी बात है कि आपको बताया गया है कि कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, किस तरह से बिहेवियर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग को लेकर। ओवरऑल इंट्रोडक्शन आपको ना ओवरव्यू में दिया गया था। और नॉर्मेटिव मॉडल्स में ये होता है कि हम जो है ना वो मिनिमाइज करते हैं अपनी डिसीजंस को लेकर, सजेस्ट कर देते हैं कि किस तरह से करना है। और इसमें डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स में ये होता है कि किस तरह से हमने जो है वो प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग को प्रोसीड करना है। और ये डिफरेंशिएट जो है ना डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स और नॉर्मेटिव मॉडल्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर नॉर्मेटिव मॉडल्स की डेफिनेशन एग्जाम्पल फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे कल्चर किस तरह से इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक को मुतासर करता है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, ये कुछ पॉइंट्स दिए गए, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और डिसीजन मेकिंग किस तरह से एक कल्चर में मुतासर होती है, तो ये 3 तरह के पॉइंट्स हैं, परसेप्शंस ऑफ द प्रॉब्लम, जनरेशंस ऑफ अल्टरनेटिव्स, और सिलेक्शंस ऑफ वन अल्टरनेटिव। ओके, मज़ीद अगर नीचे आया जाए, तो यहाँ पे एम्पिरिकल रिसर्च और डिसीजन मेकिंग जो है वो मतलब कि डिसीजन मेकिंग में जो सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे जो रिसर्च हुई थी वो कौन कौन सी थी,
तो दो तरह की रिसर्च हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के नाम से हुई थी एक रिसर्च, और मैम्बिया स्टूडेंट स्टडी हुई थी जो कि सोर्च सैंडर्स ने एंड हालकोर ने 2000 में की थी, और ओबुची और फोक्शिमा एंड टेड रिसर्च ने 1991 में की थी। तो ये दो तरह की डिसीजन मेकिंग को लेकर बड़े पैमाने पर एम्पिरिकल रिसर्च हुई थी। डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज कैसी होती है और कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। ओके, और कंक्लूजन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।